यह कंटेंट बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विषय व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ आती है कि डेटा क्या होता है। कि रिसर्चर होगा, जो अनुसंधान करता होगा, वो अपनी रिसर्च के लिए कोई डेटा इकट्ठा करता है वो, एवं या फिर वो जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है उसमें से कुछ डेटा फेच करके अपना रिसर्च वर्क करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये डेटा कलेक्शन कहलाता है। तो अपन सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन जानेंगे। समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण है। एक सांख्यिकी द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है। कि वो जैसे ही रिसर्च की प्लानिंग करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा का कलेक्शन करेगा। समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय से संबद्ध इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकीकरण है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा की डेफिनेशन है ये। अब इसके बाद में टाइप ऑफ डेटा विथ रेफरेंस टू कलेक्शन। मैंने बताया दो, यहाँ पे क्या होगा, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है डेटा को। एक होता है प्राथमिक समंक और दूसरा होता है द्वितीयक समंक। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। तो प्राथमिक समंक, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित की जाते हैं वह प्राथमिक समंक कहलाते हैं। प्राथमिक समंक मतलब प्राइमरी डेटा का मतलब है कि इसका पहले से कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी ये डेटा अवेलेबल नहीं है, फील्ड में जाना पड़ेगा और डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे जनगणना करती है सरकार, हर 10 साल के गैप से जनगणना होती है, तो डोर टू डोर सर्वे होता है, उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो वो क्या वहाँ पे वैसी कंडीशन में वो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। ठीक है, अब उसी डेटा को किसी दूसरे रिसर्च में काम में लिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, वहाँ उस जगह सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्योंकि वो डेटा प्राथमिक तौर पर पहली बार किसी फील्ड में जाकर कलेक्ट नहीं किया गया, वो किसी सोर्स से पहले से कलेक्ट किया हुआ था, तो उसको वहाँ से लिया गया उसको, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। अब आता है सेकेंडरी डेटा। द्वितीय समंक वह है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित नहीं करता अपितु किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित समंकों का प्रयोग करता है। कि जैसे होता क्या है कि जैसे जनसंख्या का डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा, एक बार पॉपुलेशन हो गई, उसका डेटा आ गया, तो उसके आधार पे कई रिसर्च होते रहते हैं। कि जैसे कि डिजीज़ वगैरह में अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई शहर है, उसमें है ना किसी प्रकार की कोई महामारी फैल गई या फिर किसी प्रकार का रोग हो गया, तो उसमें अपन देखते हैं कि इससे कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो उसके लिए टोटल जो डेटा है कि कितने लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ से उठाया जाएगा, जनसंख्या वाले डेटा से उठा जाएगा। तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। वो उसका सोर्स पहले से अवेलेबल था, वहाँ से वो उठाया गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में मेन डिफरेंस क्या हो गया कि प्राइमरी डेटा क्या होगा, बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट किया जाएगा, और सेकेंडरी डेटा क्या, प्राइमरी डेटा से जो भी डेटा उठाया जाएगा वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। नवीन समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के हाथ में प्राथमिक होते हैं। कि जैसे क्या होगा कि कोई भी नया डेटा होगा, एकदम न्यू डेटा, वो क्या होगा, रिसर्चर के हाथ में प्राइमरी होगा, किंतु उसी डेटा को कोई अन्य रिसर्चर यूज़ ले रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। अब आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। पहला होता है ओरिजिनलिटी, ठीक है, मौलिकता। जिसे जनसंख्या का कोई डेटा आया नहीं, मान लीजिए, और इनिशियली प्रारंभिक तौर पे फील्ड में जाके वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है, अपने आप में क्या ओरिजिनल है। तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं, कॉपीड नहीं होते, वो क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। ये समंक सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ होता है। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होगा, वो कॉपीड है, वो ओरिजिनल नहीं है,
वो किसी सोर्स से उठाया गया है। तो सबसे पहले क्या आ गया, ओरिजिनलिटी, कि प्राइमरी डेटा क्या है, फुल्ली ओरिजिनल है, जबकि सेकेंडरी डेटा क्या है, भेज किया गया है वो डेटा। ठीक है। दूसरा है संग्रहण, प्राथमिक समंग अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ से अंत तक विभिन्न अनुसंधान की इकाइयों से संग्रहित किए जाते हैं, जबकि द्वितीय समंग अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व संग्रहित होते हैं। कि जैसे क्या होगा, प्राइमरी डेटा तो क्या होगा, रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है फील्ड में जाके नए सिरे से। ठीक है। सेकेंडरी डेटा में क्या होगा कि कोई अन्य व्यक्ति क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, वो ओनली उसको क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, उसको उपयोग में ले रहा है, वो किसी अन्य रिसर्चर द्वारा कलेक्ट किया हुआ ओनली वो उसको यूज ले रहा है। ठीक है। तो ये आ गया कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस। फिर आता मोर टाइम एंड मनी, प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अधिक समय, चातुर्य, परिश्रम व धन की आवश्यकता होती है। कि आपको पता है कि जैसे जनगणना करनी है, तो जनगणना में क्या होगा, फील्ड डोर टू डोर अपने को सर्वे करना पड़ेगा, उससे डेटा कलेक्शन करना हो, उसमें क्या होगा, अधिक समय लगेगा, अधिक धन की आवश्यकता होगी। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, उठाया हुआ होता है वो डेटा, जैसे कि एक बार जनसंख्या हो गई और उसके आधार पर कोई रिसर्चर कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से डेटा, तो उसको किसी प्रकार के कोई अधिक समय और धन की आवश्यकता नहीं होगी। उद्देश्य, प्राथमिक समंकों का संग्रहण अनुसंधानकर्ता सर्वथा अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल करता है, जिससे उनमें अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी जैसे क्या होगा, जनगणना करनी है। ठीक है। जनगणना में क्या होगा, डोर टू डोर एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, उसमें वो एंट्रीज होगी। तो वो क्या है कि जो प्राइमरी डेटा का सीड्स वगैरह होती हैं, वो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होती है। तो उसमें क्या होगा, अधिक संशोधन, जब वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा और उसको है ना एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, तो उसमें अधिक संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अधिक करेक्शन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब वो रिसर्च स्टार्ट हुआ तो उसके उद्देश्य के हिसाब से ही वो सभी चीज़ें, सीड्स वगैरह, वो सारी कॉलम वगैरह, रो वगैरह, वो उसी समय डिसाइडेड हो गई। और अभी इसी डेटा को कोई सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ ले रहा है, तो उसको कुछ उस अपने रिसर्च के हिसाब से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। वास्तव में प्राथमिक व द्वितीय समंकों में अंतर मुख्य रूप से मात्र अवस्था का है, प्रकृति का नहीं। व्यापक तौर पर प्राथमिक व द्वितीय समंक में अंतर केवल अवस्था का है। जो समंक एक पक्ष के लिए द्वितीयक हैं, वे ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक होता है। अब इसका एक उदाहरण है, भारतीय जनगणना में संग्रहित जनसंख्या समंक सरकार के लिए प्राथमिक, पर अन्य सभी अनुसंधानकर्ताओं के लिए द्वितीयक होंगे। मतलब जिस सरकार क्या कर रही है, डोर टू डोर डेटा कलेक्ट कर रही है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, वो प्राइमरी डेटा हो, और अन्य कोई भी रिसर्चर उसको यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, कि मेथड्स प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने के क्या क्या मेथड्स हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लोकल सोर्सेज। 4 है सूचकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्डेड इन बाय इन्फॉर्मेंट्स। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इन्यूमेटर्स। रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो ये 6 विधियां हैं। अब इनको अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है डायरेक्ट पर्सोनल इन्वेस्टिगेशन। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अथवा सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर स्थापित कर सूचना संग्रहित करता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, वो अब जैसे क्या होगा कि कोई भी रिसर्चर है, या जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जनगणना करवाती है। तो जनगणना में क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर सूचना एकत्रित करते हैं। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और पर्सनली अपन उस व्यक्ति जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उससे इंटरेक्ट करेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब इसकी ये
ये मेथड कहाँ उपयोगी है? जिनमें उच्च स्तर की आवश्यकता, शुद्धता की आवश्यकता हो। डायरेक्ट अपन यदि किसी से कांटेक्ट करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अधिक प्योरिटी होगी। जिनका क्षेत्र सीमित व स्थानीय प्रकृति का हो, कि जैसे मान लीजिए कोई सूचना है वो एक लिमिटेड एरिया में, अब क्या होता है कि सूचनाओं का दायरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे बड़ी सूचनाएं एकत्रित करनी है, बड़े क्षेत्र में इकट्ठा करनी है, तो उसके लिए अपने को अधिक समय, अधिक धन की आवश्यकता होगी। तो अब अपन क्या होता है, डायरेक्ट पर्सनल मिलके सूचनाएं एकत्रित करने में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तो ये जहाँ क्षेत्र सीमित व स्थानीय प्रकृति का, वहाँ ये क्या होगा, एप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है। जहाँ समंकों को गुप्त रखना हो, कि अपन क्या पर्सनली जा रहे हैं, पर्सनली उसका नोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, गोपनीयता बनी रहेगी। जहाँ समंकों की मौलिकताओं पर अधिक जोर देना हो, मतलब ओरिजिनलिटी, कि भाई ये ओरिजिनल है, इसका कोई सोर्सेज नहीं है, ये कि किसी प्रकार का बायस नहीं है, ठीक है। जहाँ अनुसंधान के विषय व क्षेत्र की जटिलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा जाता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर तथ्यों का संग्रहण करे, कि उसके ऑब्जेक्टिव पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या क्या गुण हो सकते हैं? इसके डेटा में क्या होगी, ओरिजिनलिटी होगी। ओरिजिनलिटी क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष, मतलब नए सिरे से क्या क्या किया जा रहा है, कलेक्शन किया जा रहा है। एक्यूरेसी होगी, क्योंकि डायरेक्ट जो जिससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके ये डेटा किया जा रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, अपन एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन ले, डायरेक्ट जब अपन कांटेक्ट करते हो एडिशनली क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर है सूचनाओं की सत्यता की जांच, टेस्ट ऑफ करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अगर डायरेक्ट अपन पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। शीघ्रता, इस रीति से परिणाम शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के गुण हो गए। अब इसके दोष क्या हो सकते हैं, इसमें कमियां क्या हो सकती हैं, ठीक है। आता है विस्तृत क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं अपन, तो इसका यदि क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है तो हर एक पर्सनल व्यक्ति से मिलना और उससे डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा अनुपयुक्त हो जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल प्रिजुडिस, इस रीति से संग्रहित सूचनाएं अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे परिणामों के दूषित व एकांगी होने की आशंका रहती है। कि जैसे डेटा कलेक्शन करने वाले व्यक्ति यदि किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या फिर वो किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होगा, उसका व्यक्तिगत पक्षपात उस डेटा को प्रभावित कर सकता है। फिर आता है वेस्टफुलनेस, इस रीति में समय, श्रम, धन का अधिक अपव्यय होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फील्ड में जाके नए सिरे से डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, समय, श्रम, धन का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। फिर आता है भ्रामक निष्कर्ष, डाउटफुल रिजल्ट्स, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होने से ये संभव है कि संग्रहित समंक पूरे समग्र का सही प्रतिनिधित्व न कर सके, वो निष्कर्ष भ्रामक निकल आए। इसका मतलब हो गया कि ये क्या होगा, लिमिटेड क्षेत्र के लिए उपयुक्त बताया गया है, और ये लिमिटेड क्षेत्र के लिए यदि यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, सैंपल साइज छोटी होगी, और सैंपल साइज से यदि अपन किसी परिणाम कलेक्ट करते हैं तो वो परिणाम हो सकता है कि डिफरेंट रिजल्ट दे।